हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। दिस इज़ खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेशंस अंडर फेमा। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इससे रिलेटेड 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिसकी फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमारा जो फेमा क्या है, फेमा के पहले कौन सा रूल चलता था, मतलब जो फेरा था वो था, वो उसका ईयर क्या है, जो फेमा की हिस्ट्री क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, डिफरेंस क्या है बिटवीन द फेमा एंड फेरा। और उसके बाद हमने किया था फेमा के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और फीचर्स क्या हैं। तो मतलब मेन सा हमारा उसमें कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद हमने सेकंड जो वीडियो हमने कवर की है उसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑथराइज्ड पर्सन को डिटेल में स्टडी किया था। ऑथराइज्ड पर्सन की डेफिनेशन आपको यहाँ पे शो हो रही है और डेफिनेशन के बाद हमने ऑथराइज्ड पर्सन की कुछ और डिटेल में स्टडी किया था कि ऑथराइज्ड पर्सन को हायर कौन करता है, कौन उसके ऊपर अथॉरिटी होती है, तो वो देखा था। और उसके बाद हमने किया था कि हमारा जो ऑथराइज्ड पर्सन होता है उसके पावर्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज क्या हैं, मतलब पावर्स एंड ड्यूटीज हमने पढ़ी थी ऑथराइज्ड पर्सन की। और उसके बाद हमने क्या किया था कि जो हमारा ऑथराइज्ड पर्सन होता है अब वो किसके अंडर काम कर रहा है और किसके पास पावर है कि वो ऑथराइज्ड पर्सन को इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है, उससे इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में की थी। और हमने ये भी किया था कि अगर कोई ऑथराइज्ड पर्सन अपनी ड्यूटी को तोड़ता है, अपने किसी रूल रेगुलेशन को तोड़ता है, तो उस पर किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, उसकी जो एक हमने किया था रिवोकेशन ऑफ ऑथराइजेशन। रिवोकेशन ऑफ ऑथराइजेशन क्या होता है कि जो भी उसकी जॉब होती है वो उसे जॉब से हटा दिया जाता है। प्लस हमने बात की थी पेनल्टी की। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी चाहिए जो मैंने अब तक आपको बता दिया है तो आप मेरी वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 ऑफ फेमा एक्ट आप वहाँ पर जाके उसे देख सकते हैं। आज की जो हमारी मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेफिनेशन पे, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में डेफिनेशन एक आधी ज़रूर पूछी जाती है जिसपे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। और अब देखो हमारा जो डेफिनेशन है उससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कर लेते हैं जो हमने पिछली 2 वीडियोस में कवर नहीं किए हैं और इम्पोर्टेंस भी रखती हैं। देखो एक्ट लगा, अब एक्ट, हर एक एक्ट की एक एप्लीकेबिलिटी होती है कि ये एक्ट कहाँ पर लगता है, कहाँ पर नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये आती है कि ये एक्ट जो है वो होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। देखो जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ पे क्या सीन है, हमारे जो इंडिया है उसमें जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड नहीं किया जाता था बिफोर 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 से पहले आर्टिकल 370 था जिसमें हमें क्या है जम्मू एंड कश्मीर को अलग रखा गया था, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं सेंसिटिव एरिया है। ठीक है, तो सेंसिटिव एरिया जिस वजह से उसके लिए एक अलग ही रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, अलग से ही जो नियम होते हैं वो बनाए गए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने 31 मार्च 2019 के बाद जो वो रूल था उसे हटा दिया गया कुछ एक एक्ट से, और धीरे धीरे सभी एक्ट से वो हटा दिया जाएगा। फिर देखो अब क्या कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर एप्लीकेबल होता है। अब ये जो फेमा है वो जम्मू एंड कश्मीर पे क्या है, एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट बात यह है कि जो हमारा एक्ट है वो एप्लीकेबल होता है टू होल ऑफ इंडिया, जिसमें हम जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड करेंगे। और कहाँ पे इंक्लूड होता है, ये उन सभी ब्रांचेस पे इंक्लूड होता है, उन सभी ऑफिसेज पे इंक्लूड होता है, उन सभी एजेंसीज पे इंक्लूड होता है, उन सभी एजेंसी पे ये जो फेमा एक्ट है वो एप्लीकेबल होता है जो कि आउटसाइड इंडिया है, जो हमारे इंडिया में सिचुएटेड नहीं है, जो बाहर इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, लेकिन उसे कंट्रोल कौन कर रहा है या फिर उसे ओन्ड कौन कर रहा है, उसका ऑनर कौन है और उसे कंट्रोल कौन कर रहा है। एक ऐसा पर्सन जो कि रेजिडेंट है इंडिया का, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो इंडियन रेजिडेंट है लेकिन जो बाहर की कंपनी को, जो बाहर सिचुएटेड कंपनी है उसको कंट्रोल कर रहा है या उसको ओन कर रहा है, तो उस ब्रांच पे, उस ऑफिस पे, उस एजेंसी पे जो फेमा है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या कहता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, एक सिटीजन ऑफ इंडिया चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो ना हो, वो पर्सन अगर बाहर जाता है, आउटसाइड इंडिया जाता है, उस पर्सन पे भी जो फेमा है वो एप्लीकेबल होता है। फेमा इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू सच पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है, चाहे वो रेजिडेंट हो या ना हो। और रेजिडेंट की आपको एक सिचुएशन पता होगी, 182 डेज से प्लस होना चाहिए। वो अगर मोर देन 182 डेज वो इंडिया में रहता है तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होता है, और अगर वो बाहर रहता है 182 डेज से ज़्यादा तो वो क्या होता है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, अमेंडमेंट्स। अब देखो एक एक्ट है उसकी एप्लीकेबिलिटी पढ़ ली कि वो कहाँ कहाँ किस किस एरिया पे एप्लीकेबल है, लेकिन जो अमेंडमेंट होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट मतलब कि जो ये एक्ट है, फेमा एक्ट है, उस पे
किस तरीके से मॉडिफिकेशन हुई या किस तरीके से उसमें चेंजेस होते गए कि हमारा जो एक्ट है वो बदलता गया और किन किन ईयर्स में वो मॉडिफिकेशन हुई है, तो उसे हम बोलते हैं अमेंडमेंट ईयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, ये जो एक्ट है वो ब्रिटिश टाइम से चलता आ रहा है। 1946 में भी ब्रिटिश, देखो ब्रिटिश की अगर हम बात करें तो 1946 से पहले हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो चलता था, क्योंकि ब्रिटिश क्या करते थे, हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल, जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल होता था वो ब्रिटेन में भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ से इम्पोर्ट करवाते थे फाइनल फिनिश्ड गुड्स, जो बनी बनाई गुड्स होती थी उन्हें वो क्या करते थे, इम्पोर्ट करवाते थे। उस टाइम में भी क्या होता था, फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन चलता था, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड आ गया तो फॉरेन एक्सचेंज होगा। जब फॉरेन एक्सचेंज की बात आई तो क्या है, वहाँ पर भी एक एक्ट एप्लीकेबल होता था, लेकिन वहाँ पर फेरा की तरह ही था, लेकिन एक टेम्परेरी सा था, एक परमानेंट लॉ नहीं बनाया गया था, एक परमानेंट एक्ट नहीं था। लेकिन वहाँ तब भी हमारा जो एक एक्ट कह सकते हैं या फिर तब भी कुछ रूल रेगुलेशन थे, हम ये बोल सकते हैं। 1947 से पहले कुछ रूल रेगुलेशन थे जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, लिबरल नहीं थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। सिर्फ जो गवर्नमेंट थी अपने अकॉर्डिंग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती थी उसी में ही वो अपना काम करती थी। जो एक नॉर्मल पर्सन था वो फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं कर सकता था। जो फेरा है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस, और 1947 में क्या हुआ था, इसे टेम्परेरी और इनफॉर्मल वे में क्या किया था, लाया गया था। और ये जो एक्ट था वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव था। कंजर्वेटिव मतलब कि रूढ़िवादी हम जिसे बोलते हैं, कि पुरानी सोच मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप का था और बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव लॉ था, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1947 में। ठीक है, तो 1947 में एक रिस्ट्रिक्टिव लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था और जो ये एक्ट था वो फोर्स में आया था 1957 से। ठीक है, तो यहाँ पर 1957 से वह फोर्स में आ गया था। और उस टाइम में जो हमारे प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उसके बाद इस जो एक्ट है उसको रिवाइज कर दिया गया था। रिवाइज मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई थी। कब कर दी गई थी, 1973 में। क्योंकि देखो हमने पहले डिफरेंस किया था फर्स्ट वीडियो में, तो डिफरेंस में हमने यही किया था कि ये जो एक्ट था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1973 में, अप्लाई कर दिया गया था ऑल इंडिया पे। तो इसमें देखो ये कम इनटू द फोर्स, वही चीज़ की वो एप्लीकेबल हो गया था इंडिया पे। कब से हुआ था, 1973 से हुआ था। ऊपर जो था वो एक टेम्परेरी लॉ था, यहाँ से एक सही लॉ आया था जिसे हम फेरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ गया था। और इस टाइम में हमारे जो पीएम थे वो इंदिरा गांधी थी, और 1 जनवरी 1974, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इस टाइम पे ये कम इनटू द फोर्स हो गया था। उसके बाद हमने बात की थी फर्स्ट वीडियो में भी कि 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें भी रिपील हुआ था, रिपील मतलब वही कि कुछ चेंजेस की गई थी। तो 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ गया था, और जिसकी वजह से हमारे जो रूल रेगुलेशंस थे उनको स्ट्रिक्ट से लिबरल करना बहुत ज़रूरी था। पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, फिर लिबरल करना ज़रूरी था, जिसकी वजह से फेमा को लाना पड़ा। फेमा कब आया था, 1999 में आया था, और 2000 में कम इनटू द फोर्स हो गया था। 1 जून 2000 में फेमा आ गया था। और इस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे, पीएम जो थे वो कौन था, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, और उसके बाद बहुत सी अमेंडमेंट्स हुई, जैसे 2009 में हुई हैं, 28 अप्रैल 2009, फिर 2015 में हुई है, 2019 में हम बोल सकते हैं, क्योंकि 2019 में मैंने आपको पहले बताया कि जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड कर लिया गया, तो इस एक्ट में अमेंडमेंट हुई होगी। उसके बाद भी बहुत सी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। टाइम टू टाइम क्या होता है कि जो अमेंडमेंट्स है वो होती रहती हैं। जैसे ही किसी न्यू रूल का आना होता है किसी भी एक्ट में, तो वहाँ पर क्या है, अमेंडमेंट हो जाती है। तो अब करते हैं डेफिनेशंस क्या हैं हमारी फेमा एक्ट की। तो फेमा एक्ट में सबसे फर्स्ट डेफिनेशन आती है ऑथराइज्ड पर्सन की, जिसे मैं पिछली वीडियो में कवर करवा चुकी हूँ। सो आई सजेस्ट यू कि आप पिछली वीडियो देख लें, क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज को सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन एन के अंदर रखा हुआ है, और यहाँ पे क्या होता है, इट मीन्स फॉरेन करेंसी। इसका मतलब क्या है, वो फॉरेन करेंसी, वो सारी फॉरेन करेंसी, जितनी भी फॉरेन करेंसीज है, इंडियन रुपी को छोड़ के जितनी भी करेंसीज है वो हमारे लिए फॉरेन करेंसी है, और उसको हमने फॉरेन एक्सचेंज में रखा। ठीक है, एंड इंक्लूड द फ्लंग्स, और किस किस चीज़ को इंक्लूड किया गया। अब देखो इंक्लूड और मीन्स, हमने दो चीज़ें लिखी है। मीन्स का मतलब जहाँ भी डेफिनेशन में मीन्स आ जाए, मतलब आपको उस लाइन को एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि डेफिनेशन है। फिर उसके बाद अगर इंक्लूड आ जाए किसी भी डेफिनेशन में, तो उसका मतलब है कि जो ये डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, और इसमें क्या करना है, आप थोड़ा बहुत किसी चीज़ को प्लस या माइनस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कॉमे में मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, तो अगर
अगर आपको एक आधी याद नहीं रहती तो आप छोड़ सकते हो, इसमें आपको कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको हर एक चीज़ को लिखना है, आप एक आधी जो वर्ड्स हैं वो छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इंक्लूड का मतलब ये होता है यहाँ पर। अब देखो कहते हैं कि डिपॉजिट्स हैं, क्रेडिट्स हैं, बैलेंस पेएबल है इन फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी में कोई भी डिपॉजिट हो, क्रेडिट्स हो, बैलेंस पेएबल हो, तो उसको क्या करेंगे हम फॉरेन एक्सचेंज के अंदर रखेंगे। फिर क्या कहते हैं, ड्राफ्ट्स, ट्रैवलर चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, ये कोई भी चीज़ हो तो इसको भी हम क्या करेंगे फॉरेन एक्सचेंज में रखेंगे। लेकिन इन दोनों से रिलेटेड एक कंडीशन आती है। क्या कंडीशन आती है कि उसे ड्रॉन किया गया हो इंडियन करेंसी में, बट पेबल किस में करें हम, फॉरेन करेंसी में। दो चीज़ें हैं, ड्रॉन करना है और पेबल करना है। ड्रॉन किस में करें, इंडियन करेंसी में, और पेबल किस में करें हम, फॉरेन करेंसी में। तो इसको हम क्या करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन में रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि ड्रॉन तो हो आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेन में हो, लेकिन पेबल कहाँ हो, पेबल हो हमारी इंडियन करेंसी में, तो इसको हम फॉरेन एक्सचेंज के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि हमारी फॉरेन सिक्योरिटीज क्या होती है। फॉरेन सिक्योरिटी का यहाँ पे क्या मतलब है कि सिक्योरिटी, इंडियन सिक्योरिटीज क्या होती है, हमारे शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, या कोई भी अनदर स्टॉक जिसको हम सिक्योरिटी बोलते हैं। तो अब फॉरेन सिक्योरिटीज क्या होंगी, फॉरेन में कोई और नाम थोड़ी हो जाएगा, बात तो सेम ही रहेगी कि शेयर्स को शेयर्स ही बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो सारी सिक्योरिटी चाहे जो कि हमारे शेयर्स की फॉर्म में है, स्टॉक की फॉर्म में है, बॉन्ड की फॉर्म में है, या हमारे जो डिबेंचर्स हैं उनकी फॉर्म में है, या कोई भी अनदर है जिसे एक्सप्रेस किया जाए फॉरेन करेंसी के रूप में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ऊपर वाली तो इंडिया के केस में भी यही होते हैं, सिक्योरिटीज इन्हीं को ही बोलते हैं, लेकिन इनको क्या किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए या डिनोमिनेटेड किया जाए इन फॉरेन करेंसी, और उसमें इंक्लूड हो सिक्योरिटीज जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं फॉरेन करेंसी में, बट रिडम्पशन हो और रिटर्न जिसकी हमें मिले किस फॉर्म में, इंडियन करेंसी की फॉर्म में, हमें रुपीज़ के फॉर्म में हमें क्या है, रिडम्पशन की पेमेंट मिले और रिटर्न मिले। अब दो चीज़ें आई यहाँ पर, रिडम्पशन एंड रिटर्न। रिडम्पशन क्या होता है, देखो हम कभी भी शेयर्स खरीदते हैं या डिबेंचर्स खरीदते हैं या कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, तो क्या होता है कि हमने जब भी खरीदा, खरीदने के कुछ टाइम बाद एक टाइम लिमिट होता है, और उस टाइम लिमिट में हमें क्या है, रिडीम करके दे देती है कंपनी। रिडीम का मतलब एक तरीके से सेकेंड नेम इसका बोल सकते हैं बाय बैक। अगर आपने +1 +2 का अकाउंट किया है, या फिर आगे का जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उसमें जब भी शेयर्स का चैप्टर किया होगा तो उसमें रिडम्पशन ऑफ शेयर आता है या फिर बाय बैक ऑफ शेयर्स आता है। तो बात क्या है कि जब भी हमने खरीदे तो हमने क्या है, कुछ पैसे दिए होंगे कंपनी को, और वो कंपनी हमें जब पैसे रिटर्न कर देती है, जब हमें कैपिटल जो अमाउंट होती है वो हमें वापस मिल जाती है, तो उसे बोलते हैं रिडम्पशन, ठीक है। और रिटर्न क्या होती है, रिटर्न देखो इस केस में देखो कि बैंक में जैसे हम पैसे जमा करवाते हैं तो उसके बेसिस पे हमें मंथली या एनुअली कुछ अमाउंट मिलता है जिसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो शेयर्स होती है, शेयर्स के बेस पे हमें एनुअली डिविडेंड मिलता है, ठीक है। और जो हमारे डिवेंचर्स होते हैं उनके बेसिस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो शेयर्स पे हमारे डिविडेंड होते हैं और डिवेंचर्स होते हैं उन पे हमें क्या है, इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, हमें रिटर्न मिल रही है, और रिडम्पशन पे हमें कैपिटल अमाउंट मिलता है, कैपिटल गेन मिलता है, ठीक है। कैपिटल गेन एक प्रॉफिट का अमाउंट होता है, जैसे हमने 100 रुपये का एक शेयर लिया लेकिन वो बिक रहा है 120 रुपये का, तो 20 रुपये क्या है हमारा कैपिटल गेन है, और 100 रुपीज़ हमारा कैपिटल अमाउंट है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, पर्सन। पर्सन क्या होता है, पर्सन में बहुत सारे पर्सन्स को इंक्लूड करते हैं, जिसमें सिर्फ पर्सन ही नहीं होते, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी होते हैं। जैसे फर्स्ट तो इसमें इंडिविजुअली लिख रखा है, एक अकेला व्यक्ति। सेकंड क्या कहते हैं, HUF। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है, एक ऐसी फैमिली जो एक काम को अपने पुश्तों तक लेके जा रही है, उसे बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसका कभी भी डिवीज़न नहीं हुआ। जैसे एक बाप है, उसके 2 बेटे हैं, आगे दोनों बेटों के 2-2 बेटे हैं, तो उस अकॉर्डिंग वो अगर इकट्ठे काम कर रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट होता है कंपनी। कंपनी को भी इंक्लूड किया जाता है पर्सन के अंदर। फिर होता है हमारा फर्म, इंक्लूडिंग LLP। LLP मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें जो फर्म की जो लाइबिलिटी होती है, हर एक पर्सन की जो भी पार्टनर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होती है, अपनी लिमिट से ज़्यादा क्या है वो पे नहीं करेंगे। फिर एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो। अब इन दोनों के केस में क्या कहता है कि चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे ना हो। इनकॉर्पोरेटेड मतलब कि हम ये जो है वो रजिस्टर्ड हैं चाहे नहीं है, अगर ये चीज़ें हैं तो इसे हम पर्सन की कैटेगरी में रखेंगे। फिर क्या कहता है कि कोई भी एजेंसी, कोई भी ऑफिस, कोई भी ब्रांच जो कि कंट्रोल की जा रही है या ओन्ड की जा रही है ऑफ सच एनी पर्सन, जो भी ऊपर हमने ये पर्सन किए, इतने पर्सन कर लिए, अब
इन पर्सन के द्वारा कोई भी ऐसा ऑफिस, एजेंसी या ब्रांच चलाई जा रही है तो वो एजेंसी, ऑफिस या ब्रांच जो होगी वो भी पर्सन की कैटेगरी में आएगी। फिर और क्या कहते हैं कि और आर्टिफिशियल पर्सन, कोई भी आर्टिफिशियल बॉडी है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन बना हुआ है तो वो भी क्या है, पर्सन के अंदर आएगी। तो पर्सन में इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। और पर्सन की जो डेफिनेशन का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन यू। एंड पिछली का सेक्शन जो फॉरेन सिक्योरिटी हमने की, तो फॉरेन सिक्योरिटी का सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन ओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि हमारा नेक्स्ट आता है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, जिसे हम PRI बोलते हैं, सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन V। तो यहाँ पर पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया वो पर्सन होगा, कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया में रहता है मोर देन 182 डेज ऑफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काउंट करेंगे। और प्रिसीडिंग मतलब इससे जो पिछला ईयर था, जो अब ईयर चल रहा है उससे पिछले ईयर में अगर एक पर्सन 182 दिनों से ज़्यादा रहता है, 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में स्टे करता है, रहता है, तो उस पर्सन को हम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया लिखेंगे। लेकिन इसमें कुछ पर्सन्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। कौन सा पर्सन, एक पर्सन वो जो इंडिया को छोड़कर बाहर चला गया है रहने के लिए। अब रहने के लिए 3 बेसिस पे जा सकता है वो, या तो वो एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट बेसिस मतलब कि उसे जॉब चाहिए आउटसाइड इंडिया, इस वजह से वो बाहर जा रहा है। सेकंड क्या कहते हैं, बिजनेस के लिए बाहर जा रहा है, वोकेशन के लिए जा रहा है, वोकेशन बिजनेस ही कह सकते हैं, तो वोकेशन बिजनेस के लिए जा रहा है आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर जा रहा है। थर्ड क्या कहते हैं, फॉर एनी अदर पर्पज वेयर एम हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड, मतलब कि एक पर्सन जो आउटसाइड इंडिया जा रहा है लेकिन कितने टाइम के लिए जा रहा है ये नहीं पता, वो वापस आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो इसलिए जो पर्सन आउटसाइड इंडिया जाता है, इन तीनों केसेस रिलेटेड होके, तो उस पर्सन को हम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं कहेंगे, उसे पर्सन रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि एक पर्सन जो इंडिया में आता है, ये केस हमने किया कि इंडिया से जा रहे हैं तो इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो किन को इंक्लूड करेंगे, जो इन्हीं 3 केसेस के रिलेटेड इंडिया में आता है। जैसे एक पर्सन एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया में आया, तो उस पर्सन को हम क्या करेंगे, इंडिया में इंडियन रेजिडेंट का एक दे देंगे, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। फिर सेकंड चीज़ क्या कहता है कि वो बिजनेस के लिए, वोकेशन के लिए आता है इंडिया में, तो भी वो क्या हुआ, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हुआ। फिर कहते हैं कि फॉर एनी पर्पज़, किसी भी पर्पज़ के लिए आ रहा है लेकिन उसकी इंटेंशन क्या है, इंडिया में रहना है, कब तक कोई सर्टेन पीरियड नहीं है, एक अनसर्टेन पीरियड है जिसके वजह से वो आ रहा है, एक लंबा टाइम हो सकता है, वो वापस अपनी कंट्री में कब जाएगा ये नहीं पता। तो ये इन तीनों केसेस में क्या है, एक पर्सन जो इंडिया में आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। नेक्स्ट क्या कहता है कि एक पर्सन और अ बॉडी कॉर्पोरेट जो रजिस्टर्ड है या फिर इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में, एक कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसी फर्म, कोई कंपनी, कोई एजेंसी या कोई भी कुछ भी है, तो वो क्या है, अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है या इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है तो वो भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के अंदर आएगी। फिर क्या कहते हैं कि कोई भी ऑफिस है, ब्रांच है, एजेंसी है, इंडिया में है लेकिन उसे एक बाहर का पर्सन रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया क्या है, कंट्रोल कर रहा है या ओन कर रहा है, तो उस पर भी फेमा एप्लीकेबल होगा और वो पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर काउंट होगा। फिर क्या कहते हैं, एक ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी जो आउटसाइड ऑफ इंडिया है लेकिन उसे कंट्रोल इंडिया का पर्सन कर रहा है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कर रहा है, लेकिन जो एजेंसी है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया है। ठीक है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या कोई भी ऐसी ब्रांच है बाहर खुली हुई है किसी भी कंपनी की, किसी फर्म की ब्रांच बाहर है, ऑफिस बाहर है, वो अपना इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं, वो अपना एक ऑफिस खोल के बाहर बैठ गए हैं, तो इस केस में क्या होगा कि वो जो एजेंसी का जो भी ऑफिस होगा, जो ब्रांच होगा, तो वो भी क्या है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में काउंट होगा और उस पर भी फेमा क्या है, एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पर हमने 4 कंडीशंस की। फर्स्ट कंडीशन हमने की कि इन 3 चीज़ों के बेसिस पे अगर एक पर्सन बाहर जाता है तो वो इंडिया में काउंट नहीं किया जाएगा, उसे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं कहा जाएगा। फिर इसी सेम पर्पज़ के लिए कोई पर्सन इंडिया में आता है तो उसे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कहा जाएगा। फिर एक चीज़ देखो, इंडिया से ही रिलेटेड करना है इसको, इंडिया में कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, वो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो वो इंडिया के रूल को ही मानेगी, इंडिया में काउंट हो गई। फिर क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया के बाहर है लेकिन इंडिया में उसने ऑफिस खोल रखा है, इंडिया में ब्रांच खोल रखा है, तो उस पर भी फेमा एप्लीकेबल होगा। फिर क्या है, कोई भी ब्रांच है, एजेंसी है जो आउटसाइड इंडिया लेकिन इंडिया का पर्सन उसे रेगुलेट कर रहा है, उसे कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, ओन कर रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा, पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया काउंट होगा। तो ये थी हमारी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन V के अंदर आती है।
फिर हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है वो आता है, क्या कहता है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया। इसको क्या बोलेंगे, PROI, जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन W के अंदर आता है। इसका मतलब देखो, हमने पहले किया पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब वो पर्सन जो इंडिया में रहते हैं। अब हमने क्या करना है, पर्सन रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया, जो इंडिया में नहीं रहते। तो सीधी सी बात, अ पर्सन हु इज़ नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमने पीछे केस किया वो सारे केस को उल्टा कर दो, तो वो क्या हो गए, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गए। फिर क्या कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडिया, मतलब एक पर्सन जो रेजिडेंट इंडियन नहीं है, तो वो क्या है, तो इसमें कहते हैं कि एक पर्सन जो रेजिडेंट इंडियन नहीं है, तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। वो पर्सन जो बाहर रह रहा है वो इंडियन का रेजिडेंट नहीं है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सिटीजन तो है लेकिन रेजिडेंट नहीं है इंडिया का, नॉन रेजिडेंट है लेकिन सिटीजन है। अ पर्सन इन इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन मतलब कि उसकी जो बैक है, जो उसके पेरेंट्स हैं या उसकी कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो इंडिया से रिलेटेड है, तो वो हो गया इंडियन ओरिजिन का पर्सन। इन डिटेल इंडियन ओरिजिन को पढ़ने के लिए हमें अलग डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। क्या कहता है, पर्सन इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन का पर्सन कौन सा होगा, इट मीन्स अ पर्सन, वो पर्सन जिसके पास कभी भी किसी भी टाइम में अगर इंडियन पासपोर्ट है तो वो इंडियन का पर्सन कहलाएगा। क्योंकि देखो, इंडियन पासपोर्ट है, इसका मतलब उसका लिंक इंडिया से है। इंडिया का पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट का मतलब वो इंडिया से बाहर गया होगा। तो यहाँ पर क्या है कि उस पर्सन को इंडियन ओरिजिन कहा गया होगा, कहा जाता है कि ये जो पर्सन है वो इंडिया से आया है। नेक्स्ट इसमें एक और कंडीशन आई, क्या कहता है कि हु और आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि उसके पेरेंट्स, जैसे मैं बाहर गई, पासपोर्ट बनवा के गई इंडियन पासपोर्ट, तो मैं क्या है, पर्सन इंडियन ओरिजिन की होंगी, ठीक है, क्योंकि मैं जो बैक है वो इंडिया की है। फिर कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स अगर इंडिया में रहते हैं या फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स में चारों आएंगे, दादा दादी नाना नानी, तो इन चारों में क्या होंगे, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अगर इंडिया के हैं, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो भी क्या है, हम जो पर्सन है वो इंडियन ओरिजिन के माने जाएंगे। फिर क्या कहता है कि हमारे जो स्पाउस है, स्पाउस क्या होता है कि जैसे एक हस्बैंड है तो उसके लिए वाइफ जो है वो उसकी स्पाउस है, और वाइफ के लिए हस्बैंड उसका स्पाउस है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो उसका जोड़ी का है, जोड़ीदार, ठीक है। तो हमारा जो स्पाउस है वो अगर इंडियन ओरिजिन का है या फिर ऊपर जो मेंशन की गई है ये ग्रैंड पेरेंट्स वाली सिचुएशन या इंडियन पासपोर्ट वाली सिचुएशन, तो इन दोनों सिचुएशन से अगर हमारा स्पाउस जो है वो स्पाउस इन दोनों कंडीशंस का है या वो इंडियन ओरिजिन है, तो हम क्या कहेंगे कि वो पर्सन क्या है, जिस पर्सन भी उसका स्पाउस है तो वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन कहलाएगा। फिर क्या कहते हैं कि हु इज़ अ सिटीजन ऑफ एनी प्लेस विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया, हम सिटीज़न हैं किसी भी प्लेस के जो कि इंडिया की बाउंड्री के अंदर आता है, लेकिन इंडिया की बाउंड्री के अंदर तो आता है लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की एक अलग टेरिटरी है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के एक पर्सन जो इंडिया की बाउंड्री के अंदर सिटीज़न है तो उसको इंडियन ओरिजिन का पर्सन माना जाएगा। नेक्स्ट हमारी लास्ट डेफिनेशन हमारी क्या आती है, कहते हैं कि रीपैट्रिएट टू इंडिया। रीपैट्रिएट क्या होता है, रीपैट्रिएट कहते हैं कि अगर हमने फॉरेन में कोई भी गुड्स को सेल किया है, कोई भी हमने सर्विसेज को प्रोवाइड किया है, तो गवर्नमेंट हमें कहती है कि आपने जितने भी पैसे कमाए हैं उसको इंडिया में जल्दी से जल्दी लेके आओ, ताकि हम क्या कर सकें, हमारा जो कंट्री है उसमें फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल हो जाए, उसमें जो फॉरेन एक्सचेंज के जो हमारे रिजर्व्स होते हैं वो बढ़ जाएं, और साथ ही साथ जो हमारी इंडिया है वो डेवलप हो, उसकी ग्रोथ हो। फर्स्ट कंडीशन तो ये कहती है कि हम वापस लेके आए। सेकंड, रिपेट्रिएट को इस तरीके से भी लिंक किया जाता है कि जो बाहर के देश के लोग हैं, जैसे फॉरेन का कोई भी है, जैसे अमेरिका है या फिर कोई भी ग्लोबल से कहीं से भी कोई भी देश से कोई भी पर्सन है, तो हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें अट्रैक्ट करते हैं कि हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करो, अपनी करेंसी लेके आओ और हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करो, उसे भी रिपेट्रिएट बोलते हैं, ठीक है। तो रिपेट्रिएट ऑफ इंडिया में क्या कहा गया है, रिपेट्रिएट ऑफ इंडिया मीन्स सेलिंग, होल्डिंग एंड यूज ऑफ रियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज इन फ्लोइंग वे। कहते हैं कि आप चाहे जो भी आपने फॉरेन एक्सचेंज को रियलाइज किया है उसको चाहे आप सेल कर दो। सेल किसको करोगे, वो देखो, सेल टू द ऑथोराइज्ड पर्सन इन इंडिया। इंडिया में आओ और इंडिया का कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन, हमने पिछली वीडियो में किया था ऑथोराइज्ड पर्सन कौन होता है, तो उस ऑथोराइज्ड पर्सन को अपनी जो भी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको एक्सचेंज करवा लो फॉर द रुपीज़, मतलब रुपीज़ ले लो और अपने जो फॉरेन एक्सचेंज है उसे
वापस कर दो, उन्हें सेल कर दो। नेक्स्ट क्या कहता है, होल्डिंग। होल्डिंग की स्टेट में क्या कहता है कि होल्ड कर लो एक ऐसा अकाउंट कि आप खुद ही ऑथराइज्ड पर्सन बन जाओ। लेकिन ऑथराइज्ड पर्सन ऐसे नहीं बना जा सकता। ऑथराइज्ड पर्सन बनने के लिए जो आरबीआई है वो कुछ टेस्ट लेती है। तो उसी तरीके से जो आरबीआई है अगर एक पर्सन को परमिट दे दे कि आप क्या है ऑथराइज्ड पर्सन बन सकते हो, तो ऑथराइज्ड पर्सन बनने के बाद से आप एक अकाउंट होल्ड कर सकते हो और उसमें अपना जो पैसा है उसको रख सकते हो और आप भी एक्सचेंज का जो काम है वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्या कहता है कि यूज़ कर लो। ठीक है, अब यूज़ किस केस में करो कि आप क्या करो कि इंडिया ने बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ को पैसा देना होता है फॉरेन एक्सचेंज के रूप में। बहुत सारे जैसे इंडिया कुछ भी इम्पोर्ट करवाता है तो पैसे देना होते हैं। तो जो भी लाइबिलिटीज़ बनती हैं तो उन डेट को, उन लाइबिलिटीज़ को आप पे कर दो और आपको क्या आपकी रुपीज़ दे दी जाएंगी और इस केस में आप उसको यूज़ कर लो। ठीक है, तो इस चीज़ में देखो सेलिंग, होल्डिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ हम यूज़ कर सकते हैं उस फॉरेन एक्सचेंज को। मतलब सीधी सी बात है कि आप इंडिया के लिए उस पैसे को खर्च करो, इंडिया में अपनी चीज़ को वापस ले आओ, आप इंडिया में ही इंडिया की डेवलपमेंट करो, इंडिया के काम में अपने पैसों को लाओ। तो इसको बोलते हैं रिपेट्रिएट टू इंडिया, इंडिया में अपने पैसे को लाना। ठीक है, तो ये सेक्शन था 2 सबसेक्शन वाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने डेफिनेशंस की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट टू मी प्लीज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।